जो गिवानी की और प्रोफेसर बैग्लियानी की डिस्कशन हुई थी वो हमने पढ़ ली थी, और उसके बाद ओल्ड इज बेटा वाली भी, जो उसको लेकर जाती है वो सीक्रेट गार्डन में। जी मैम, पढ़ ली थी वो। ओके। ही जब वो उसे पॉज। कहता है कि शायद ये भी उसके साथ मिली हुई है, इसीलिए उसके खिलाफ बात। और वो भी पढ़ लिया था जहां दोबारा उसे बैग्लियानी एक दिन मिलता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे इस तरह क्यों भाग रहे हो। मैंने आपको एक स्नैप सेंड किया, वो देखने से पता चल जाएगा। अच्छा। ही पॉज। गॉट इट। थैंक यू खान। He paused, hesitated, turned half about, but again went on. His withered guide led him along several obscure passages, and finally undid a door, through which, as it was opened, there came the sight and sound of rustling leaves, with the broken sunshine glimmering among them. Giovanni stepped forth, and forcing himself through the entanglement of a shrub that reached its tendrils over the hidden entrance, he stood beneath his own window in the open area of Dr. Apixini's garden. उसी दरवाजे से छोटा सा दरवाजा जो लगा हुआ था गार्डन की बैक साइड पे, वहां जब वो गया तो उसने खुद को देखा कि जहां से वो ऊपर विंडो से खुद अपने कमरे से उसे नीचे देखा करता था, अब वो ठीक उसी जगह पर अपनी ही विंडो के नीचे खड़ा था जहां एक शरब ने, एक झाड़ी ने इंटेंगलमेंट बनाई हुई थी, यानी कि उलझी हुई झाड़ी थी जिसको पीछे हटाकर उसके वो शरब जो थी एक दूसरे उसके छोटे छोटे नरम तने एक एक दूसरे के साथ आपस में उलझे हुए थे। How often is it the case that when impossibilities have come to pass and dreams have condensed their misty substance into tangible realities, we find ourselves calm and even coldly self possessed amid circumstances which it would have been a delirium of joy or agony to anticipate। कहता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने समटाइम जो ख्वाब या जो जो ख्याल देखा होता है वो कभी रियलिटी में चेंज हो जाता है, यानी टेंजिबल रियलिटी में बदल जाता है। और टेंजिबल रियलिटी वो होती है जिसको हम, ख्वाब हमेशा इनटेंजिबल होता है जिसको हम अपनी कॉन्क्रीटनेस में नहीं ला सकते, लेकिन कभी कभी जब वही ख्वाब हकीकत बन जाता है तो वो एक एक पलक झपकने में और आपको इतना सेल्फ पोजेस्ड कर लेता है कि आप या तो डिलीरियम की सिचुएशन में होते हो या एग्नी में या एंटीसिपेट होने में। डिलीरियम कहते हैं किसी दौरे का पड़ना, बहुत एक्सेस जॉय का होना, फिर एग्नी बहुत अजियत का होना, फिर एंटीसिपेट मतलब आप फ्यूचर की किसी भी चीज को इस तरह से अपने ख्याल में आपने एंटीसिपेट किया ही नहीं होता जिस तरह आपके सामने आ जाती है रियलिटी। सेम वाज द केस विद गिवानी। He had never thought of going to that garden, and especially the old Lisbetta will show him the path towards that garden. उसने सोचा भी नहीं था कि वो इस गार्डन की तरफ कभी जाएगा, तो उसका वो ख्याल जिसे उसने सोचा था वो हकीकत बन गई थी। Fate delights to thwart us thus। कभी कभी किस्मत हमें हमारी खुशियों को थ्वाट करने आती है। थ्वाट का मतलब है डिस्ट्रॉय करना। Passion will choose his own time to rush upon the scene and linger sluggishly behind when an appropriate adjustment of events would seem to summon his appearance। कभी कभी जब हालात और अपनी एक मुनासिब और अपीयरेंस पे आते हैं तो आपके जज्बात, ख्यालात और आपकी फीलिंग्स को समन करते हैं, खुद बुलाना शुरू कर देते हैं। सो वॉज इट नाउ विद गिवानी? क्या वही कुछ अब गिवानी के साथ हो रहा था? डे आफ्टर डे his pulses had throbbed with feverish blood at the improbable idea of an interview with Beatrice and of standing with her face to face in this very garden, basking in the oriental shine of her beauty and snatching from her full gaze the mystery which he deemed the riddle of his own existence। वही कुछ अब हुआ जो वो
बीट्रस से फेस टू फेस बात करना चाहता था, इंटरव्यू का मतलब है कन्वर्सेशन करना चाहता था, और उस सनशाइन में उसकी वो खूबसूरती देखना चाहता था जो एक मिस्ट्री की तरह थी उसके लिए, और स्पेशली वो रिडल, उस पहेली को सुलझाना चाहता था जो उसने अजीबोगरीब फूलों को ऑब्जर्व करते हुए बीट्रस को देखा था। अच्छा, ये वर्ड बीट्रस भी है, लेकिन इसको कुछ लोग बैट्रस भी कहते हैं। आप इसको दोनों तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं, बिकॉज द स्पेलिंग बी एंड ए डिनोट द सेम colloquial sounds। तो कुछ लोग इसको बैट्रस बुलाते हैं, कुछ लोग बीट्रस कहते हैं। But now there was a singular and untimely equanimity within his breast। लेकिन अब उसके उसके दिल में एक इक्वानिमिटी, एक सिंगल और अनटाइमली इक्वानिमिटी आ गई। अब इक्वानिमिटी का वर्ड वैसे इक्वल से ही निकला है। अब उसकी ख्यालात, उसकी फीलिंग, अब उसकी कॉन्क्रीट होना और एब्स्ट्रैक्ट होना, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ इक्वल नजर आ रही थी। He threw a glance around the garden to discover if Beatrice or her father were present, and perceiving that he was alone, began a critical observation of the plants। अब उसने देखा कि बीट्रस और उसका फादर के यहाँ वहां मौजूद तो नहीं, उसने क्रिटिकली पौधों को जांचना शुरू किया क्योंकि वो अकेला खड़ा था। The aspect of one and all of them dissatisfied him। फूलों को जब उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो सब फूलों ने उसे बहुत डिसअपॉइंट किया, rather dissatisfied किया। Their gorgeousness seemed fierce, passionate and even unnatural। वो फूल जो बहुत गॉर्जियस होते हैं, वो फेरस लग रहे थे और पैशनेट लग रहे थे। हालांकि फूलों में पैशन नहीं होता, फूल बहुत माइल्ड, बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट और माइल्ड फूल नहीं थे, ये अननेचुरल लग रहे थे। जाहिर है वो नेचुरली जो बर्ड्स होती हैं वो फूल नहीं थे, दे वर अननेचुरल, दे वर साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंटेड फ्लावर्स। There was hardly an individual shrub which a wanderer, straying by himself through a forest, would not have been startled to find growing wild, as if unearthly face had glared at him out of thicket। एक भी फूल ऐसा नहीं था, एक भी पौधा ऐसा नहीं लगा हुआ था जो कभी फॉरेस्ट में से गुजरते हुए किसी बंदे को हैरान ना करे। और दूसरा, हर फूल इस तरह लग रहा था जैसे किसी झाड़ी के पीछे से छुप के उसे देख रहा हो। Several also would have shocked a delicate instinct by an appearance of artificialness, indicating that there had been such commixture as it were adultery of various vegetable species, that the production was no longer of God's making, but the monstrous offspring of man's depraved fancy, glowing with only an evil mockery of beauty। इतनी सारी जो शराब उसे नजर आ रही थी, उससे किसी भी, ये खुदा की बनाई हुई चीज नहीं लग रही थी। ऐसे लग रहा था कि इन फूलों को उगाकर खुदा की बनाई हुई क्रिएशन का मजाक उड़ाया गया हो। और दूसरी बात, उसने एक बीज को दूसरे बीज के साथ मिलाकर हाइब्रिड करके वो फूल उगाए हुए थे। जिस तरह से जो आजकल आप फ्रूट देखते हैं, जापानी फल जिसको कहते हैं, ये नेचुरल फ्रूट नहीं है, ये एक मिक्सचर है टमेटो का और मलोक का। तो ये इसी तरह जो आप आजकल अपना देखते हैं, आप गर्मियों में खरबूजा देखते हैं, तो आप उसका कलर भी देखें, जैसे पहले येलो कलर का हुआ करता था, अब वो कलर भी नहीं रहा। तो ये सब कुछ हाइब्रिडाइजेशन की जा रही है। बीज को साइंटिफिकली इस तरह ऑब्जर्व और एनालाइज किया जाता है कि उनकी जो ग्रोथ होती है वो बनाई इस तरह जाती है, वो दोनों तरह की ग्रोथ निकालते हैं, उसको कहते हैं कमिक्सचर। तो ये जो फूल थे, ये गॉड की क्रिएशन नहीं थे, ये किसी ऐसे इंसान की क्रिएशन लग रहे थे जिसने खुदा की बनाई हुई चीजों का मजाक उड़ाया हो, और उसके ऐसे मॉन्स्टरस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में ये फूल सामने आए हों जिससे खूबसूरती का भी मजाक बनाया गया हो। दे वर प्रोबेबली द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। जाहिर है ये फूल उसके एक्सपेरिमेंट का नतीजा थे, which in one or two cases had succeeded in mingling plants individually lovely into a compound possessing the questionable and ominous character that distinguished the whole growth of the garden। एक ominous कहते हैं बदशगुन होना, उसको फूलों की खूबसूरती तो दूर की बात, उसको उनकी कंपाउंडिंग में एक ऐसी possessing क्वालिटी नजर आ रही थी जिसने पूरे गार्डन की जो ग्रोथ हुई थी वो बाकी गार्डन से बहुत मुख्तलिफ थी, बहुत डिस्टिंग्विश्ड थी। In fine, Giovanni recognized,
but 2 or 3 plants in the collection, and those of a kind that he well knew to be poisonous. गिवानी को एक उन सब फूलों में से जब उसने क्लोजली देखा तो उसे 1 या 2 पॉइजनस लगे. While busy with these contemplations, he heard the rustling of a silken garment, and turning, beheld Beatrice emerging from beneath the sculptured portal. उसे उन फूलों को ऑब्जर्व करते हुए किसी के सिल्क के कपड़ों की सरसराहट सुनाई दी और बीट्रस उस गार्डन में, उस जो पोर्टल था, जो रास्ता बना होता है, अक्सर गार्डन में आपने देखा होता है एक छोटा सा वो दरवाजा लगाया गया होता है जिसके ऊपर भी सारी बेल चढ़ाई होती है, तो उसमें से पोर्टल में से गुजर कर आई. गिवानी had not considered with himself what should be his deportment. उसे नहीं पता था उसे इस कदर तेज सिचुएशन में क्या करना चाहिए, यानी कि अचानक जब कोई आ जाए तो आपको क्या, कैसा, कहाँ कहीं भागना चाहिए, उसे छुपना चाहिए. उसने इतना मौका ही नहीं दिया था बीट्रस ने आकर. Whether he should apologize for his intrusion into the garden or assume that he was there with the privity, at least if not by the desire, of Dr. Rapixini or his daughter. उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो या तो छुपे या अपोलोजाइज करे कि उसने उसके और डॉक्टर रैपिक्सिनी के गार्डन में इंट्रूजन की है या उनकी प्राइवेसी में मुदाखलत की है. बट बीट्रस मैनर प्लेस्ड हिम एट हिज ईज. लेकिन बीट्रस का रवैये ने उसे ज्यादा परेशान नहीं किया. Though leaving him still in doubt by what agency he had gained admittance, बल्कि उसने उसे मजीद डाउट में डाल दिया कि अचानक जब आपके गार्डन में कोई आया हुआ हो और वो भी इस कदर स्ट्रेंजर बंदा, तो कोई दूसरा क्यों एकदम से चौंकेगा नहीं. She came lightly along the path and met near him, near the broken fountain. There was surprise in her face, but brightened by a simple and kind expression of pleasure. उसके चेहरे पे थोड़ा सा सरप्राइज तो था गिवानी के आने से, लेकिन वो सरप्राइज भी प्लेजरेबल सरप्राइज था. You are a connoisseur in flowers, Signer, said Beatrice with a smile, alluding to the bouquet which he had flung her from the window. बीट्रस ने उससे पूछा कि बीट्रस ने स्माइल से कहा कि क्या तुम फूलों के माहिर हो. कनॉइसर कहते हैं माहिर होने को. तो मतलब उसने पूछा कि तुम जो इतनी क्लोजली फूलों को, पौधों को ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या इसके माहिर हो. और उसने बुके उसको दिखाया जो उसने उस दिन विंडो से नीचे फेंका था. It is so marvel, therefore, if the sight of my father's rare collection has tempted you to take a nearer view. अगर तो तुम मेरे फादर की ये खूबसूरत उगाए हुए फूल देखने या पौधे देखने आए हो, तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है. If he were there, अगर वो यहाँ होता, he could tell you many strange and interesting facts as to the nature and habits of these shrubs, for he has spent a lifetime in such studies, and this garden is his world. अगर वो खुद यहाँ होता तो बहुत कुछ तुम्हें बताता, क्योंकि उसने एक जिंदगी गुजारी है इन फूलों के दरमियान और ये फूल उसकी दुनिया है. And yourself, lady, observed Givani, और तुम, if fame says true, अगर जो बातें तुम लोगों के बारे में मशहूर है अगर वो सच है, likewise are deeply skilled in the virtues indicated by these rich blossoms and these spicy perfumes. मैंने तो ये भी सुना है कि डॉक्टर रैपिक्सिनी के साथ साथ उसकी बेटी भी इन फूलों को, पौधों के बारे में माहिर है, और ना सिर्फ फूलों या पौधों के बारे में, बल्कि इनसे जो तेज परफ्यूम निकलता है वो ये भी जानती है कि कौन से फूल का कैसा परफ्यूम है. Would you deign to be my instructress? I should prove an apter scholar than under Signer Rapixini himself. क्या तुम जो है वो मुझे अपनी इंस्ट्रक्शन में लोगी. मतलब डेन का मतलब है उधार लेना, यानी इनायत करना. क्या तुम मुझे कुछ अपनी इंस्ट्रक्टर बनना इनायत करोगी, क्योंकि मैं तुम्हारे अंडर रहकर डॉक्टर रैपिक्सिनी से ज्यादा सीख सकता हूँ और मैं अच्छा स्कॉलर साबित होऊंगा. Are there such idle rumors? asked Beatrice with the music of a pleasant laugh. उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कौन सी अफवाहें फैली हुई हैं? Do people say that I'm skilled in my father's science of plants? What a jest is there! कितनी मजाहिया बात की. No, though I have grown up among these flowers, I know more of them than their hues and perfumes, and sometimes methinks I would fain rid myself of even that smell.
स्मॉल नॉलेज। मैं बेशक इन फूलों के दरमियान रहती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मुझे सिर्फ ये पता है कि फूलों की खुशबू कैसी है और उनका रंग कैसा है, बल्कि कभी कभी तो मुझे खुद लगता है कि मेरे पास कितना कम नॉलेज है। When they meet my eye, जब भी मैं इन फूलों को देख सॉरी There are many flowers here, and those are not the least brilliant. That shock and offended me when they meet my eye. इसमें से कुछ ऐसे फ्लावर भी हैं जो ब्रिलियंट मीन इतने चमकदार नहीं है और वो मुझे इतने पसंद भी नहीं. Bid me believe nothing save what comes from. Oh, believe nothing of me save what you see with your own eyes. एक लाइन और छोड़ दी है. But pray, Signer, do not believe these stories about my signs. जो तुम्हें लोगों ने मेरे बारे में बताया उन पे बिलीव ना करो. Believe nothing of me save what you see with your own eyes. जब तक खुद अपनी आंखों से कुछ ना देख लो तब तक किसी चीज पे यकीन ना करना. And must I believe all that I have seen with my own eyes? क्या जो मैंने अपनी आंखों से देखा उस पे यकीन कर लूं? Asked Givani pointedly. उसने बड़ी तंजिया नजर से देखा. While the recollection of former scene made him shrink, क्योंकि पिछला उसको कोई ख्याल आ गया था जो उसने उससे पूछा. उसे कौन सा ख्याल आया होगा? मोहम्मद मिस राजी जब उसने देखा था और कि वो वसीम. फ्लावर्स के करीब नहीं थे जा रहे और मतलब दूर दूर रह रहे थे, आई थिंक ये ख्याल आया होगा. हाँ बिल्कुल. उसने ये देखा था, एक तो ये देखा था कि वो बाकी उसका फादर फूल के करीब नहीं जा रहा था, जबकि वो फूल को एम्ब्रेस कर रही थी. उस प्लांट को न सिर्फ एम्ब्रेस कर रही थी बल्कि उसने एक फूल तोड़कर भी अपने बालों में लगाया. फिर उसने ये भी किया कि वो उसको उसको उससे बातें कर रही थी. उसके अलावा जब उसने इन चीजों को भी इग्नोर कर दिया तो उसने एक बहुत अजीबोगरीब चीज देखी. वो ये थी कि जो बुके गिवानी ने ऊपर से नीचे उसके पास फेंका था, जब उसने उसको पकड़ा तो वो बुके सारे का सारा मुरझा गया था. वो इसलिए ज्यादा परेशान हुआ था. नो सेनोरा, you demand too little of me. Bid me believe nothing save what comes from your own lips. नहीं, तुमने गलत कहा. मैं उस पे यकीन नहीं करूंगा जो मैंने अपनी आंखों से भी देखा. मैं तो उस पे यकीन करूंगा जो मैं तुम्हारे होंठों से सुनूंगा. It would appear that Beatrice understood him. ऐसे लगा जैसे Beatrice उसकी बात समझ गई हो. There came a deep flush to her cheek, but she looked full into Givani's eyes and responded to his gaze of uneasy suspicion with a queen-like haughtiness. और उसने उसकी आंखों में शर्मा कर देखा क्योंकि उसके सवाल का जवाब जान चुकी थी. I do so bid you, Signer, she replied. Forget whatever you may have fancied in regard to me. मैं बताऊंगी सब कुछ, लेकिन जो तुमने मेरे बारे में ख्यालात लोगों से सुने हैं उन्हें भूल जाओ. If true to the outward senses, still it may be false in its essence. बाजुकात कोई बात सच्ची भी लग रही हो तो वो बाहर से सच्ची लगती है, अंदर से झूठी होती है. But the words of Beatrice Rapixini's lips are true from the heart outward. लेकिन मेरे मुंह से निकलने वाले अल्फाज वो हैं जो मेरे दिल से निकलेंगे. Those you may believe, जिन पे तुम यकीन कर सकते हो. A fervor glowed in her whole aspect and beamed upon Givani's consciousness like the light of truth itself. जो कुछ भी बीटरस ने कहा वो गिवानी के ऊपर इस तरह लगा जैसे सूरज की कोई किरण अपना रास्ता सच्चाई की तरफ खुद निकाल चुकी हो. But while she spoke, there was a fragrance in the atmosphere around her, rich and delightful, though evanescent, yet which the young man, from an indefinable reluctance, scarcely dared to draw into his lungs. उसके बात करते हुए एक अजीबोगरीब सी खुशबू थी जो उसके आसपास थी, जिससे वो नौजवान खुद अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हिचकिचाहट से. It might मैम be the जी. मैम ये ऊपर एक दूसरे को सिग्नोरा और स्टाइनर क्यों कह रहे हैं? एक्चुअली ये इटालियन वर्ड्स हैं मोहतरम और साहिबा कहने के एक दूसरे को. ये इटालियन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं. ओके ओके मैम. मैम ये इटालियन स्टोरी होने की वजह से इसलिए इनके नाम भी इतने अजीब हैं.
रेसिपी और गिवानी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नाम उन्हीं के हिसाब से नाम है ना। ओके मैम। अच्छा, अगर आप इटालियन को कहेंगे कि वो यहाँ की किसी लड़की का नाम इशरत पड़े तो उसे भी लगेगा ये क्या नाम है। इसी तरह हमें नाम अजीब लग रहे हैं, उनके लिए अजीब नहीं है। उनके लिए भी इशरत और नसरीन का नाम उतना ही अजीब होगा जितना हमें रैपिक्सिनी का लग रहा है। जिस तरह फ्रेंच का वर्ड है बॉन्जर, उसका मतलब होता है हेलो। इस किस्म के वर्ड इसलिए सेम टू सेम यूज किए जाते हैं क्योंकि ये सैल्यूटेशन है, ये उनके सैल्यूटेड वर्ड्स हैं जिसको किसी भी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। आप अस्सलाम वालेकुम को किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक डिफरेंट लैंग्वेज का, डिफरेंट सोसाइटी से बिलोंग करने वालों का वर्ड है। इट माइट बी द ओडोर ऑफ द फ्लावर्स, शायद ये फूलों की खुशबू थी। कुड इट बी बीट्रस ब्रेथ, या उसकी सांस की खुशबू थी। which thus embalmed her words with a strange richness, as if steeping them in her heart. A faintness passed like a shadow over Givani and flitted away. He seemed to gaze through the beautiful girl's eyes into her transparent soul and felt no more doubt or fear. उसको देखते ही उसके जो पुराने डाउट्स थे, ख्यालात थे, फैंसीज थी, वो एकदम खत्म हो गई क्योंकि उसने कहा कि जो वो बताएगी वो सच है। वो उसे सब कुछ बताएगी लेकिन उसे उसी पे बिलीव करना होगा जो वो उसे कहती है। The tinge of passion that had colored Beatrice's manner vanished. जिस लहजे से या जिस पैशन से बीट्रस ने का जज्बा था वो एकदम से गायब हो गया। She became gay, वो खुश हो गई, and appeared to derive a pure delight from her communion with the youth, not unlike what the maiden of a lonely island might have felt conversing with a voyager from the civilized world. उसे यूं लग रहा था जैसे वो किसी ऐसी जगह पे खड़ी किसी ऐसे इंसान से बात कर रही हो जो एक आइलैंड पे तन्हा अकेली लड़की खड़ी हो और एक दूर दराज समंदर में सफर करने वाला वॉयजर उससे उस आइलैंड पे मिलने आया हो। जाहिर है बीट्रस की लाइफ हकीकत में एक ऐसी आइलैंड की लाइफ थी जिसमें वो कभी उससे बाहर गई ही नहीं थी। जिस तरह आइलैंड पे रहने वाले वहां से कभी दूर दराज गए ही नहीं होते, इसी तरह रैपिक्सिनी के घर में रहने वाली वो लड़की कभी घर से बाहर गई ही नहीं थी। Evidently, her experience of life had been confined within the limits of that garden, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी इसी गार्डन के गिर्द घूमती थी। She talked now about matters as simple as the daylight or summer clouds, and now asked questions in reference to the city or Givani's distant home, his friends, his mother, and his sisters. Questions indicating such seclusion and such lack of familiarity with modes and forms that Givani responded as if to an infant. अब उसने दोनों ने एक दूसरे से बातें की, फैमिली की, फिर रैपिक्सिनी ने क्यों खुद को इतना तन्हा किया हुआ है, फिर उसने गिवानी से पूछा कि वो इतनी दूर से यहाँ क्यों आया हुआ है, और गिवानी इस तरह जवाब दे रहा था जैसे किसी छोटे से बच्चे से कोई बड़ा सवाल पूछ रहा हो। Her spirit gushed out before him like a fresh rill that was just catching its first glimpse of the sunlight and wondering at the reflections of earth and sky which were plunged into its bosom. Then there came thoughts too, from a deep source, and fantasies of a gem-like brilliancy, as if diamonds and rubies sparkle upward among the bubbles of fountain. उसके आसपास जो सूरज की रोशनी थी वो इस तरह फूलों पे चमक रही थी जिस तरह हर पौधे के ऊपर एक कीमती पत्थर लगा हुआ हो, और वो उसको और जो पास फाउंटेन था उस फाउंटेन से निकलने वाली बबल्स, पानी जब मुसलसल जोर से गिर रहा हो तो बबल्स बनती हैं, और उस पानी में फूलों की रिफ्लेक्शन थी। वो यूं लग रहा था जैसे उन बबल्स में वो जेम्स लगे हुए हों। Ever and anon there gleamed across the young man's mind a sense of wonder that he should be walking side by side with the being who had so wrought upon his imagination. उसने सोचा कि उसे यहाँ बैठने की बजाय उसके साथ चलना फिरना चाहिए, उस इंसान के साथ जिसने उसके दिल और दिमाग पे कब्जा किया हुआ है, और whom he had idolized in such hues of terror, in whom he had positively witnessed such manifestations of dreadful attributes, that he should be conversing with Beatrice like a brother, and should find her so human and so maiden-like.
एक लम्हे के लिए उसने जब सोचा कि उसने जब पुराना ख्याल अपने जहन में लेकर आया जिसने उसने देखा था कि बीट्रस खुद को किस तरह उस पौधे के साथ लपेट रही थी, उसे एकदम यूं लगा कि उसे बीट्रस को बचाना चाहिए, इस तरह एक बड़े भाई की तरह, जिस तरह वो अपनी फैमिली को या अपनी सिस्टर को, उस मेडन को बचाना चाहता हूँ। But such reflections were only momentary. The effect of her character was too real not to make itself familiar at once. लेकिन उसकी पर्सनैलिटी इस कदर डोमिनेटिंग थी कि वो जज्बा जो उसने सोचा था वो एक लम्हे के बाद गायब हो गया। In this free intercourse, they had strayed through the garden, and now, after many turns among its avenues, were come to the shattered fountain, beside which grew the magnificent shrub with its treasury of glowing blossoms. इस फ्री इंटरकोर्स का मतलब है खुलेआम जो उन्होंने बातें की एक दूसरे के साथ, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उस फाउंटेन के या उस शब्द के साथ साथ चलते रहे और उन फूलों को देखते रहे। A fragrance was diffused from it, which Giovanni recognized as identical with that which he had attributed to Beatrice's breath, but incomparably more powerful. As her eyes fell upon it, Giovanni beheld her press her hand to her bosom, as if heart were throbbing suddenly and painfully. उन्हीं बातों के दौरान उसने बीट्रस को अपना हाथ पे अपने दिल पे रखते हुए देखा, जैसे कोई चुभती हुई तकलीफ को खत्म करना चाहती हो। For the first time in my life, murmured she, addressing the shrub, I had forgotten thee. उसने फूल की तरफ देखकर कहा, पहली दफा जिंदगी में मैं आज तुम्हें भूल गई। I remember, Signora, said Giovanni, that you once promised to reward me with one of these living gems from the bouquet, which I had the happy boldness to flinch to your feet. मुझे याद आया, तुमने मुझे कहा था कि जब मैं नीचे आऊंगा मिलने तो तुम मुझे इस पर्पल फ्लावर में से एक फूल दोगी, जब मैंने फूल का गुलदस्ता तुम्हारे कदमों में रखने की कोशिश की थी। Permit me now to pluck it as a memorial of this interview. इस आज की इस मीटिंग की यादगार में मैं यहाँ से एक फूल तोड़ना चाहता हूँ। He made a step forward. He made a step towards the shrub with extended hand. उसने हाथ बढ़ाया ही था उस फूल को तोड़ने के लिए, but Beatrice darted forward. Beatrice दूर से लपकी, uttering a shriek that went through his heart like a dagger. और इतनी जोर से चीख मारी जैसे उसके दिल में किसी ने खंजर गाड़ दिया हो। She caught his hand and drew it back with the whole force of her slender figure. अपने नाजुक से हाथों को जोर से उसके हाथों को जोर से पकड़कर उसको पीछे खींचा। Giovanni felt her touch thrilling through his fibers. गिवानी की वेन तक उसका वो टच गया। Touch it not, exclaimed she in a voice of agony. Not for thy life, it is fatal. इसको छूना मत, ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक और नुकसानदेह पौधा है। Then hiding her face, she fled from him and vanished beneath the sculptured portal. ये कहते वहां से भाग गई। As Giovanni followed her with his eyes, he beheld the emaciated figure and pale intelligence of Dr. Apixini. और उसने अपने पीछे एक टॉल फिगर खड़ा हुआ देखा जो डॉक्टर एपिक्सिनी था, who had been watching the scene, जो पता नहीं उन दोनों को कब से वहां खड़े देख रहा था। He knew not how long, पता नहीं कितनी देर हो गई थी, within the shadow of the entrance, जहां से बीट्रस भागकर वापस गई थी। No sooner was Visconti alone in his chamber than the image of Beatrice came back to his passionate musings, invested with all the witchery that had been gathering around it ever since his first glimpse of her, and now likewise imbued with a tender warmth of girlish womanhood. न जाने क्यों उसे पुराने देखे हुए उस वाक़े को और नए को कंपैरिजन करते हुए उसकी वो एक मासूम सी लड़की है, उसकी जो फेमिनिन क्वालिटीज थी, उसकी गर्लिश वुमनहुड थी, उसने जब पहली दफा उसकी झलक देखी थी उसमें, और उसका इस तरह से उस फूल को तोड़ने पे रिएक्ट करना, वो इन दोनों सिचुएशन में खुद को फिट नहीं कर पा रहा था। She was human. Her nature was endowed with all gentle and feminine qualities. She was worthiest to be worshipped. She was capable, surely on her part, of the height of heroism of love. वो आम इंसानों जैसी इंसान थी, बहुत जेंटल नेचर की लड़की थी, वो ऐसी पर्सनैलिटी थी जिसकी पूजा की जाए,
वो एक काबिल लड़की थी और उसके अंदर हर वो खूबी थी जो किसी आइडियल पर्सनैलिटी में होती है. Those tokens, which he had hitherto considered as proofs of frightful peculiarity in her physical and moral system, were now either forgotten or by the subtle sophistry of passion transmuted into golden crown of enchantment, rendering Beatrice the more admirable by so much as she was the more unique. जो जो टोकन मीन टोकन्स ऑफ लव, जिस तरह से उसने उसकी वो फीलिंग्स और उसकी फिजिकल और उसकी पैशनेट पर्सनैलिटी देखी थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो पैशंस ट्रांसम्यूट हो रहे थे और उसको बीट्रेस एडमायरेबल तो लग रही थी, लेकिन उसके कुछ अंदाज इतने पेकुलियर और यूनिक थे जो कि गिवानी की समझ में ना आने वाले थे. Whatever had looked ugly was now beautiful. लेकिन एक बात वाज़ेह थी, इससे पहले गिवानी को दुनिया की जो चीज़ भी बदसूरत लगती थी वो अब खूबसूरत लगने लगी थी. Was now beautiful, or if incapable of such a change, it stole away and hid itself among those shapeless half ideas. जो चीज़ पहले उसे कभी इनकेपेबल लगती थी, अब उसे हर चीज़ में से कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी का इमेज नजर आने लगा था, चाहे वो चीज़ कितनी शेपलेस क्यों ना होती. Which thronged the dim region beyond the daylight of our perfect consciousness, जिसको वो अपनी कॉन्शियसनेस को जहन में लाकर सोचना और याद करना चाह रहा था. Thus did Givani spend the night, nor fell asleep until the dawn had begun to awake the slumbering flowers in Dr. Apexini's garden. वो सारी रात सो न सका और सुबह उठते ही उसने जो सबसे पहली चीज देखी वो डॉक्टर एपिक्सिनी का गार्डन था. Whither his dreams doubtless led him. न जाने उसके ख्वाब जो सारी रात वो देखता रहा था वो भी बिखर गए थे. Up rose the sun in his due season, and flinching his beams upon the young man's eyelids, सूरज ने उसकी आंखों पे जब पहली किरण डाली, awoke him to a sense of pain, तो उसे एक अजीबोगरीब किस्म की पेन महसूस हुई. When thoroughly aroused, जब वो मुकम्मल तौर पे जाग गया, he became sensible of a burning and tingling agony in his hand. उसे अपने हाथ में एक अजीबोगरीब सी टिंगलिंग होती है जो ना बहुत तकलीफ वाली हो लेकिन सुकून भी ना लेने दे, उसे एक तकलीफ महसूस हुई अपने हाथ में. In his right hand, the very hand which Beatrice had grasped in her own, वो हाथ जो बीट्रस ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, when he was on the point of plucking one of the gem-like flowers, ये वही हाथ था जब जो बीट्रस ने पकड़ के दूर खींचा था उसे जब वो फूल तोड़ने लगा था. On the back of that hand there was now a purple print like that of 4 small fingers and the likeness of a slender thumb upon his wrist. उसके हाथ की उल्टी साइड पर उसकी कलाई पर भी पर्पल कलर के फूल का पूरा फूल जैसा रंग का हाथ छपा हुआ था और उसकी रिस्ट पे उसका अंगूठा भी. Oh, how stubbornly does love, or even that cunning semblance of love which flourishes in the imagination but strikes no depth of root into the heart, how stubbornly does it hold its faith until the moment come when it is doomed to vanish into the mist. उसने सोचा कभी कभी कोई ख्याल किस कदर जिद्दी होता है कि वो इमेजिनेशन से जितना मर्जी निकालने की कोशिश करो वो नहीं जाता, वो दिल की गहराइयों में कहीं खुब जाता है और फिर अचानक जब वो मौका या वो जो लम्हा आता है तो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है. गिवानी जितने भी गिले शिकवे उसे करना चाहता था पुरानी देखी हुई वाकये के, वो कुछ भी नहीं कर पाया था. Givani wrapped a handkerchief about his hand and wondered what evil thing had stung him. वो हैरान हुआ उसको किस चीज ने स्टंग कर लिया, डंक मारा है. And soon forgot his pain in a reverie of Beatrice. लेकिन दोबारा बीट्रस का ख्याल आते ही उसकी वो तकलीफ भी रफा हो गई. रेवरी कहते हैं ख्याल को, ख्वाब को. After the first interview, a second was in the inevitable course of what we call fate. पहली मुलाकात के बाद दूसरी मुलाकात का होना यूं लगता है जैसे बहुत जरूरी होता है और किस्मत में लिखा होता है. A third, a fourth, and a meeting with Beatrice in the garden was no longer an incident in Givani's daily life. अब Beatrice के साथ रोज मिलना कोई डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका था. But the whole space in which he might be said to live
for the anticipatory memory of that ecstatic hour made up the remainder. लेकिन हर मुलाकात के बाद, उसे घंटे में होने वाली मुलाकात के बाद रह जाने वाली कुछ बातें वो अपने जहन में रखकर खाली जहन के साथ वापस आ जाता था. Nor was it otherwise with the daughter of Rappaccini. ना बात ये थी कि वो जो सोचता था वो डॉक्टर रैपिक्सिनी की सारी बातें नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर रैपिक्सिनी के साथ होने वाले वाकयात अजीब थे जो उसके जहन पे असर डालते थे. She watched for the youth's appearance and flew to his side with confidence and unreserved, as if they had been playmates from early infancy, as if they were such playmates still. उसके साथ इतनी फेमिलियरिटी हो गई थी बीट्रिस की, जैसे वो हमेशा से एक दूसरे के बचपन के दोस्त रहे हों और अभी भी उनकी दोस्ती उसी तरह मजबूत हो. If by any unwanted chance he failed to come at the appointed moment, she stood beneath the window and sent up the rich sweetness of her tones to float around him in his chamber and echo and reverberate throughout his heart. Givani, Givani, why tarriest you thou? Come down, and down he hastened into the Eden of poisonous flowers. अब मुलाकात इस कदर ज्यादा होने लग गई थी कि वो रोज गार्डन में आती और अगर वो थोड़ा सा लेट हो जाता तो वो उसके गार्डन की विंडो के नीचे खड़े होकर जोर से चिल्लाती कि तुम, टेरिस्ट का मतलब होता है इतनी देर क्यों लगाई है, जल्दी आओ. और वो भागा हुआ वहां ईडन में पहुंच जाता जहां पॉइजनस फ्लावर्स थे. अब ईडन में और पॉइजनस फ्लावर्स में दोनों में एक डिफरेंस है. ईडन जहां भी होगी वहां पॉइजनस फ्लावर्स नहीं होंगे. अब ईडन वो किसके लिए थी? वो गिवानी के लिए ईडन थी. उसे बीट्रस से उस गार्डन में मिलने जाना जन्नत से कम नहीं लगता था, लेकिन वो ईडन पॉइजनस फ्लावर से भरा हुआ ईडन था जहां सिवाय मौत के और कुछ भी नहीं था, और वो जानबूझकर अपनी मौत को दावत देने वहां जा रहा था. बस काफी है. एनी क्वेश्चन?